हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव क्लासेस। तो देखिए, जो आपका सेशन चला हुआ था वर्ब का, और कल मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वर्ब पार्ट 5A, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उसमें लिखा हुआ था वर्ब पार्ट 5A, यानी कि जो कल मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसमें कुछ पार्ट 5 का छूट गया था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस पार्ट को आज कंप्लीट करूंगा, यानी जो पार्ट 5 है वर्ब का वो दो ग्रुप में बट गया, ए और बी। ठीक है, ए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और बी मैं अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। ओके, तो देखिएगा, जैसे मैंने कल बताया था कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो स्टेट बताने का काम भी करती है, तो वो एडजेक्टिव के रूप में आता है, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि कुछ मेन वर्ब ऐसी होती है जिसकी एक ही थर्ड फॉर्म होती है, मोस्टली जो आपको पता होती है, लेकिन ग्रामर के अंदर कुछ मेन वर्ब ऐसी है जिनकी एक नहीं दो दो थर्ड फॉर्म होती है। उसमें जो पहले वाली थर्ड फॉर्म होती है वो एक्शन बताने का काम करती है, यानी मेन वर्ब के रूप में ट्रीट होती है। जो सेकंड फॉर्म होती है, मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, वो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है। ठीक है, कल मैंने बहुत से एग्जाम्पल आपको दिए थे। खैर, उन्हीं में से एक एग्जाम्पल ये मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है, जरा इसको देखकर बताओ। द ट्री वाज डैश विद राइप मैंगोज। ठीक है, तो द ट्री वाज डैश विद राइप मैंगोज। तो इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है कि यहां लोडेड आएगा और लेडन आएगा। ये लोड वर्ब की दोनों थर्ड फॉर्म है, एक पहली थर्ड फॉर्म है लोडेड और सेकंड है जी लेडन। ठीक है, तो खैर अब यहां समझिएगा, द ट्री वाज डैश विद राइप मैंगोज। अब यहां समझिएगा, यदि मैं यहां मेन वर्ब को फिल करूं यानी लोडेड, यानी जो पहली थर्ड फॉर्म है लोडेड, यदि मैं उसको यहां पर फिल करूं तो हमें पता है वाज बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो वर्ब पैसिव वॉइस में चली जाती है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा। फिर हमें पता है कि पैसिव वॉइस, मान लो मैंने यहां लोडेड कर भी दिया, मान लो मैंने लोडेड यहां कर दिया जी, तो यहां फिर क्या होगा, द ट्री वॉज लोडेड विद राइप मैंगोज। तो फिर मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब है उसके पास जो सब्जेक्ट लिखा होता है वो उस वर्ब का डूअर नहीं होता। ये पैसिव वॉइस की बहुत बड़ी पहचान है। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती है उसके पास जो सब्जेक्ट लिखा होता है वो सब्जेक्ट उसी वर्ब का डूअर होता है। ओके, खैर, तो अब एक चीज यहां देखिएगा, अगर मैं यहां लोडेड लिखूं तो बिल्कुल सही बात है कि ट्री तो लोडेड वर्ब का डूअर हो ही नहीं सकता भाई, ट्री खुद पेड़ पर आम थोड़ा ही लगाएगा। ये बात सही है, चलो मैं लोडेड कर दूं और 1% में मान लू कि चलो ट्री डूअर नहीं है, लेकिन अब एक चीज आप भी सोचो, चलो ट्री तो डूअर नहीं है, लेकिन यहां मेरे भाई कोई और भी तो डूअर नहीं है। मान लो कोई और भी तो पेड़ पर जाकर मैंगो नहीं लगाएगा, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। अगर हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया लोडेड वर्ब लिखकर, तो फिर क्या हो जाएगा कि ट्री पर आम लोड किए गए थे, लेकिन आप कॉमन सेंस से जान सकते हो कि ट्री पर कोई भी मैंगो को लोड नहीं करेगा। तो यहां हमें क्या बताना है, यहां केवल ट्री की स्टेट बतानी है, और ट्री की स्टेट बताने का काम एडजेक्टिव करेगा, और जो एडजेक्टिव होता है फिर वो होगा जी लेडन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द ट्री वाज लेडन होगा जी, और ये जो लेडन है ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव है, और जो ट्री की स्टेट बता रहा है कि जो ट्री पर है वो मैंगो पके हुए हैं। ठीक है ना, पके हुए मैंगो लगे हुए हैं ट्री पर। ओके, चलिए जी, खैर, हाँ, अब मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं। मान लो मैं यहां द ट्री के स्थान पर द ट्रक करूं, द ट्री के स्थान पर अगर मैं द ट्रक करूं, द ट्रक वाज डैश विद राइप मैंगोज। अब आप एक चीज देखिएगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने ट्री के स्थान पर केवल द ट्रक किया, तो क्या अब हम यहां पर लोडेड वर्ब यूज कर सकते हैं या नहीं, बस इतना सोचिएगा। अब यहां पर लोडेड वर्ब यूज की जा सकती है, क्योंकि सबको पता है ट्री पर तो कोई भी जाकर लोड नहीं कर सकता आम, लेकिन ट्रक पर तो कोई भी आम को लोड कर देगा, और होता भी यही है। ट्रक खुद तो लोड करता नहीं, वहां पर कोई ना कोई डूअर होगा जो उस ट्रक पर वो मैंगो लोड करेगा। तो इसलिए यहां ट्रक है वो सब्जेक्ट नहीं है,
अगर वर्ब का सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट तो है ही, द ट्रक यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन उस वर्ब का डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, तो यहाँ पैसिव वॉइस कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा। और अगर ट्रक की स्टेट बतानी है तो फिर लेडन भी हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रक की स्टेट बतानी है कि ट्रक भरा हुआ था तो द ट्रक वाज लेडन, लेकिन अगर ये बताना है कि मतलब किसी और ने ट्रक पर मैंगो लोड किए थे, पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस भी बन जाएगा, तो लोडेड भी हो जाएगा और लेडन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने अभी प्रीवियस सेंटेंस देखा, ट्री वगैरह का लोडेड नहीं हुआ, लेडन होना था, ट्रक होता तो वहां लोडेड भी हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा, ठीक है। द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स लॉस्ट इनटू द ओशियन। ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो लॉस्ट वर्ब यूज हुई है, ठीक है। खैर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा अपडेट करता हूं, ठीक है। अपडेट का मतलब ये है कि हमने लॉस्ट के नीचे अंडरलाइन किया जी, लॉस्ट के नीचे अंडरलाइन किया, और फिर हमें ये जानना है कि इस अंडरलाइन यानी लॉस्ट के स्थान पर क्या यूज हो सकता है। जैसे पहला ऑप्शन हो जाएगा जी हैज लॉस्ट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जी वाज लॉस्ट, थर्ड ऑप्शन होगा जी हैव लॉस्ट, और फोर्थ ऑप्शन जैसे कि होता है नो इंप्रूवमेंट, यानी कि ऐसा ही ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो यानी इस सेंटेंस को मैंने थोड़ा अपडेट कर दिया है, ठीक है। द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स लॉस्ट इनटू द ओशन, ठीक है। अब यहां देखिएगा तो लॉस्ट के स्थान पर यहां क्या नो इंप्रूवमेंट ही हो सकता है, यानी कि लॉस्ट यहां पर सही भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है हैज लॉस्ट आ जाए, ऐसा हो सकता है वाज लॉस्ट आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि हैव लॉस्ट आ जाए। चलिए जी सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। देखिएगा यहां पर जो मेन वर्ब यूज हुई है वो लॉस्ट मेन वर्ब यूज हुई है, ओके। इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ऑल इट्स पैसेंजर्स या फिर द शिप। भाई इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट हमें ये देखना होगा, द शिप है इसका सब्जेक्ट या फिर ऑल इट्स पैसेंजर। तो बड़े ध्यान से समझो, ग्रामर में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो ही चीजों के होते हैं, या तो मेन वर्ब का या फिर प्रेपोजिशन का। आपने देखा ऑल इट्स पैसेंजर जो आया हुआ है वो विद के बाद आया हुआ है, विद आपका जो होता है प्रेपोजिशन होती है, क्या होती है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रेपोजिशन का। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का ना तो ऑब्जेक्ट होता ना ही सब्जेक्ट होता। तो यहां पर मेन वर्ब का सब्जेक्ट आप ध्यान से देखोगे तो द लॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो यहां पर है जी द शिप, तो द शिप यहां पर सब्जेक्ट है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, द शिप यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव लॉस्ट वाला ऑप्शन तो गया, हैव लॉस्ट तो गया। चलिए जी अब एक चीज देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। अब हमारे रह गए तीन ऑप्शन, या तो हैज लॉस्ट आएगा, या वाज लॉस्ट आएगा, या फिर नो इंप्रूवमेंट होगा, यानी लॉस्ट भी रह सकता है। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, हालांकि टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जब मैं टेंस बताऊंगा खैर उसमें जिक्र होगा, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं एक कॉन्सेप्ट। ऐसे एक्शन जो पास्ट से रिलेटेड होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में भी आते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आते हैं। फिर से बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्शन आते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन आते हैं वे दोनों एक्शन पास्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं, तो खाना खाने का काम मैंने पास्ट में किया होगा, तभी तो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ एक्शन। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन क्रिकेट खेल चुका हूं प्रेजेंट में, लेकिन खेलना स्टार्ट तो पास्ट में क्या होगा ना, और मैं क्रिकेट खेला था, इसका मतलब वो प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं, वो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन और प्रेजेंट परफेक्ट के एक्शन पास्ट से रिलेटेड होते हैं। बस फर्क ये होता है जब पास्ट का कोई एक्शन प्रेजेंट पर प्रभाव डालता है, यानी पास्ट के किसी एक्शन का रिलेशन प्रेजेंट से होता है, तो वो एक्शन यानी पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन जब पास्ट के किसी एक्शन की वैलिडिटी केवल पास्ट टाइम तक होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो खैर आप क्या समझे कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन होता है या पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्शन होता है, उन दोनों का टाइम पास्ट होता है।
फर्क ये होता है बस पास्ट इंडेफिनिट में जो पास्ट के एक्शन की वैलिडिटी वो पास्ट तक सीमित रह जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन स्टार्ट पास्ट में होता है खत्म आपका प्रेजेंट में होता है। खैर, यदि टाइम मेंशन ना दिया हुआ हो, मान लो कोई मैंने सेंटेंस लिखा और उसमें टाइम मेंशन नहीं किया, जैसे यस्टरडे लिख दिया तो हमें साफ पता है कि यस्टरडे का मतलब पास्ट में वैलिडिटी समाप्त है, ठीक है ना। येट वगैरह लिख दिया तो पास्ट से लेकर अब तक है। खैर, अगर किसी सेंटेंस में टाइम को मेंशन नहीं किया जा रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट के स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट भी कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर पास्ट इंडेफिनिट भी कर सकते हो। तो देखिएगा यहां कोई टाइम मेंशन नहीं किया जा रहा है, ना तो यहां यस्टरडे वगैरह है, मतलब टाइम को रेफरेंस देने वाला या टाइम से रिलेटेड कोई भी वर्ड इस सेंटेंस में नहीं है। तो हम कह सकते हैं लोस्ट जो पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन को बता रही है, इसके स्थान पर हम हैज लोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो है नहीं, टाइम नहीं है तो लोस्ट भी लिख लो, हैज लोस्ट लिख लो, दोनों ही सही होंगे। अगर ये दोनों सही होंगे तो फिर इनमें से सही कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, तो ना तो हैज लॉस्ट होगा और ना फिर लॉस्ट होगा, यानी कि नो इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता। समझ में आया भाई, यहां टाइम मेंशन नहीं था और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से था, तो अगर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से था और टाइम मेंशन नहीं था तो इसके स्थान पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यहाँ यूज कर सकते थे तो हैज लॉस्ट भी सही होता और लॉस्ट भी सही होता। अगर दोनों ऑप्शन सही है तो फिर दो ऑप्शन तो सही हो भी नहीं सकते, तो दोनों गलत है यहाँ पर, ठीक है। अगर हैव लॉस्ट भी नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता और हैज लॉस्ट भी नहीं हो सकता, फिर होगा सही कौन सा, वाज लॉस्ट। तो यहां पर जो सेंटेंस सही होगा वाज, मतलब यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो वाज लॉस्ट होगा। अब एक चीज तुम सोचेगा, वाज लॉस्ट यहां पर सही हुआ, क्या इसकी कोई वजह हो, मतलब वजह रही होगी? क्या ऐसा तो नहीं कि ये तीन ऑप्शन गलत हो गए इस वजह से वाज लॉस्ट सही हुआ, या फिर वाज लॉस्ट सही होने के पीछे भी एक वजह है? खैर, मैं आपको बता दूं, वाज लॉस्ट हमने यहाँ ऑप्शन टिक किया, इसके पीछे वजह है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तीन ऑप्शन गलत है तो ये चौथा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। इनके ठीक होने के पीछे भी वजह है। क्या वजह है जरा मैं आपको बता दूं। देखिएगा, इस वजह को समझने के लिए मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं और आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम हैज लॉस्ट। मैंने एक सेंटेंस लिखा राम हैज लॉस्ट, और सेकंड सेंटेंस लिखा राम इज लॉस्ट। ठीक है जी, ये दो सेंटेंस है, राम हैज लॉस्ट और राम इज लॉस्ट। ओके, तो विच ऑफ दीज टू सेंटेंसेस इज करेक्ट? इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, राम हैज लॉस्ट या फिर राम इज लॉस्ट? चलो ध्यान से देखो, थोड़ा माइंड में अपना सोचो कि यहां सेंटेंस कौन सा करेक्ट हो सकता है, राम हैज लॉस्ट या फिर राम इज लॉस्ट। ठीक है, देखिएगा अब समझिएगा। हैज यहां हेल्पिंग वर्ब है और लॉस्ट यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, दूसरी बात, लॉस्ट यहां जो थर्ड फॉर्म है वो किसकी थर्ड फॉर्म है जी, मैं तुम्हें बता दूं। एक वर्ब होती है लूज, ये लॉस नहीं होता है, लूज होता है। एक लूज होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है ढीला, नॉट फिट, लेकिन एक ही वर्ब होती है लूज, ये लूज वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है जी, लॉस्ट होती है। तो लूज एक वर्ब होती है, इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है। लूज का मीनिंग क्या होता है? लूज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जी टू मिस, यानी खो देना। ठीक है, यानी लूज का मतलब होता है खो देना। ठीक है, एक लूज एडजेक्टिव होता है जिसको बोलते हैं ढीला, नॉट फिट, जो फिट नहीं होता वो लूज होता है, वो होता है एडजेक्टिव। लेकिन ये लूज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खो देना, खो जाना नहीं, खो देना। अब आप खुद ही सोचो, जब लूज वर्ब का मीनिंग होता है खो देना, तो इसका मतलब हमें बताना पड़ेगा कि क्या खोया, व्हाट का रिप्लाई चाहिए। तो लूज वर्ब हमेशा डूइंग वर्ब होती है, इसके साथ कोई ना कोई डूअर होगा और वो बताएगा कि उसने क्या खोया। ठीक है, तो लूज वर्ब हमेशा डूइंग वर्ब होती है और ट्रांजिटिव होती है। लूज वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है और उसके बाद हमेशा 100% ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। तो इसलिए जो राम हैज लॉस्ट है, यहां पर लॉस्ट ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद क्या आना था जी,
ऑब्जेक्ट आना था, और राम हैज लॉस्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हमें क्या पता कि क्या खोया। भाई राम हैज लॉस्ट, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ ये मीनिंग है राम खो चुका है, नहीं, लॉस्ट का मतलब खोना नहीं होता, लॉस्ट का मतलब खो देना होता है। तो अब क्या खोया वो बताना पड़ेगा। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है और ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। तो राम हैज लॉस्ट तब तक इनकम्प्लीट माना जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखा जाता, ठीक है। तो राम हैज लॉस्ट द मनी लिख सकते हो, राम हैज लॉस्ट बुक लिख सकते हो, राम हैज लॉस्ट द मोमेंटम लिख सकते हो, तो तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो राम हैज लॉस्ट रॉन्ग है, सी। नेक्स्ट आइएगा, राम इज लॉस्ट। अगर मैं यहां लॉस्ट को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मानूं तो इससे पहले बी की फॉर्म आई हुई है इज, तो हमें मानना पड़ेगा ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस का मतलब है कि राम को खो दिया गया। अब एक चीज सोचो, अगर राम बच्चा ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि राम को कोई ले जाएगा और खो देगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि यहाँ राम की स्टेट बताई जा रही है, राम की स्टेट बताई जा रही है कि राम खो गया है, ठीक है, राम इज लॉस्ट। लॉस्ट यहां पर मेन वर्ब नहीं एडजेक्टिव है, और जो किसकी स्टेट बता रहा है जी, राम की स्टेट बता रहा है, तो इसलिए सेकंड सेंटेंस बिल्कुल सही है। लॉस्ट को हमने पास्ट पार्टिसिपल बना दिया और ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है जो राम की स्टेट बता रहा है। ऊपर वाला सेंटेंस राम हैज लॉस्ट क्यों गलत हो गया, क्योंकि लॉस्ट वर्ब का मतलब है तय, खो देना, और क्या खोया हमें ये बताना पड़ेगा, वहां मेंशन नहीं है तो वो गलत है। चलिए जी, अब जैसे राम हैज लॉस्ट यहां गलत हो गया, तो अब एक चीज देखो, यहां लॉस्ट और ये हैज लॉस्ट, अगर हम इन दोनों को सही मान लेते तो इनके बाद फिर ऑब्जेक्ट भी तो आना था, क्योंकि जो द ओशन है वो ऑब्जेक्ट है इनटू प्रेपोजिशन का, और ये पूरी फ्रेज एडवर्ब फ्रेज है, और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ओके। तो इसलिए इनटू द ओशन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉस्ट के बाद ऑब्जेक्ट आना था। हाँ, लॉस्ट यहां सही हो जाती वर्ब यदि आ जाता द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर लॉस्ट द मोमेंटम, या लॉस्ट द डेस्टिनेशन, या लॉस्ट द डायरेक्शन, यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, लॉस्ट द स्पीड। तो यहां खैर हमें तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें ऑप्शन बताना था, तो इसीलिए वाज लॉस्ट यहां सही हुआ, क्योंकि वाज यहां लिंकिंग वर्ब है, लॉस्ट यहां एडजेक्टिव है, और जो किसकी स्टेट बता रहा है, शिप की स्टेट बता रहा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ऐसे समझा करो कॉन्सेप्ट, जिससे मतलब क्लियर हो जाए कि इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है। खैर चलिए जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मतलब इसी के आधार पर जो मैंने अभी ये सेंटेंस लिखा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द रूम डैश वेल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जी विल डेकोरेट, सेकेंड ऑप्शन है जी डेकोरेटेड, थर्ड ऑप्शन है जी was decorated, और फोर्थ ऑप्शन है जी हैज डेकोरेटेड। खैर सेकंड सेंटेंस है द मैन सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है द मैन सेटिस्फाइड विद और आवर एक्सप्लेनेशन। देखिए जी, खैर ये तीन सेंटेंस आपके सामने है। पहला सेंटेंस है द रूम डैश वेल, ठीक है, और इस सेंटेंस में जो हमें फिलर्स दिए हुए हैं, ऑप्शन जो दिए हुए हैं, विल डेकोरेट, डेकोरेटेड, वाज डेकोरेटेड और हैज डेकोरेटेड। तो अब आप अपने आप से सोचिए कि इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, विच ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर दिस सेंटेंस। तो देखिएगा विल डेकोरेट आएगा या डेकोरेटेड आ गया आएगा, या फिर वाज डेकोरेटेड या फिर हैज डेकोरेटेड। अब एक चीज बताओ,
डेकोरेट जो वर्ब होती है उसका मतलब क्या होता है, सजाना या फिर सज जाना। भाई डेकोरेट जो वर्ब है ये डूइंग है या हैपनिंग है, ये डिसाइड करता है कि आपको पता है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, खैर डेकोरेट का मतलब सज जाना नहीं होता, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, ठीक है ना। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना और ये डूइंग वर्ब होती है, ठीक है। तो डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। अब एक चीज देखेगा, अब यहां जो सब्जेक्ट है वो रूम है, तो अगर हम यहां वर्ब लिखेंगे उस वर्ब का सब्जेक्ट तो द रूम होगा लेकिन डूअर नहीं होगा जी, क्योंकि रूम अपने आप को तो नहीं सजा सकता, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ब लिखी जाएगी उस वर्ब का सब्जेक्ट रूम होगा, लेकिन रूम उस वर्ब का डूअर नहीं हो सकता, क्योंकि रूम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यहां वो वर्ब आएगी जो पैसिव वॉइस में लिखी गई होगी। ध्यान से देखो, विल डेकोरेट भी पैसिव वॉइस की वर्ब नहीं है, क्योंकि यहां बी की फॉर्म नहीं है। डेकोरेटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताती है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। हैज डेकोरेटेड भी प्रेजेंट परफेक्ट में लिखी जाती है, तो ये एक्टिव वॉइस है। केवल यहां एक ही वर्ब है, वाज डेकोरेटेड, और वाज डेकोरेटेड बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस की वर्ब आप यहां मान सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। वाज डेकोरेटेड की रूम को सजाया गया था अच्छे तरीके से, तो कोई ना कोई तो डूअर होगा ना, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। खैर, तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहाँ वाज डेकोरेटेड क्योंकि इसका सब्जेक्ट रूम है, रूम डूअर नहीं है, तो आप इसको वर्ब भी मान सकते हो और रूम की स्टेट बता सकते हो, तो इसको एडजेक्टिव भी मान सकते हो। वाज यहां लिंकिंग वर्ब हो जाएगी और डेकोरेटेड एडजेक्टिव हो जाएगा और रूम की स्टेट बताया जाएगा, ठीक है। आप इसको पैसिव वॉइस भी मान सकते हो, वाज पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में, और डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द मैन सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड। अब जैसे डेकोरेट का मतलब होता है सजा देना, वैसे ही सेटिस्फाई का मतलब होता है सहमत करना, सेटिस्फाई करना, ना कि सेटिस्फाई होना। तो जब सेटिस्फाई वर्ब का मतलब होता है सहमत करना यानी सेटिस्फाई करना, तो हमें बताना पड़ेगा कि किसे सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की नीड होगी। तो पहले सेंटेंस यानी सेकंड सेंटेंस में देखो, द मैन सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड, कि मैन ने सेटिस्फाई किया था। अब किसे किया वो तो बताना पड़ेगा, तो सेटिस्फाइड वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो सेटिस्फाइड के बाद हमें, ये सेंटेंस अभी तक रॉन्ग है क्योंकि सेटिस्फाइड के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, या तो इस सेंटेंस को सही करो कि द मैन सेटिस्फाइड द गेस्ट, सेटिस्फाइड हिज फादर, सेटिस्फाइड हिज मदर, सेटिस्फाइड हिज फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों का किसी भी सेटिस्फाई किया। या फिर अगर कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दो मैन का, हिमसेल्फ, भाई अपने आप को सहमत कर लिया डिलीशियस फूड से। तो ये अभी तक गलत है। अगर कुछ नहीं लिखना चाहते तो फिर एक काम करो, सेटिस्फाइड जो वर्ब है इसको आप एडजेक्टिव बना लो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, और इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिख दो। लिंकिंग वर्ब होती है गोट वगैरह। तो द मैन गोट सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड, ठीक है ना। या तो आप सेटिस्फाइड के बाद ऑब्जेक्ट लिखकर सही कर सकते थे, या फिर सेटिस्फाइड को आपने एडजेक्टिव बना लिया और उससे पहले लिंकिंग वर्ब के रूप में गोट लिंकिंग वर्ब लिख दी, ठीक है जी। खैर, नेक्स्ट देखो, द मैन सेटिस्फाइड विद आवर एक्सप्लेनेशन। अब यहां समझिएगा, चलो इस सेंटेंस में तो आप सेटिस्फाइड के बाद ऑब्जेक्ट लिखकर भी सेंटेंस को सही कर सकते थे, लेकिन क्या यहां सेटिस्फाइड के बाद ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस सही हो सकता है? क्योंकि यहां तो डिलीशियस फूड था, और डिलीशियस फूड उसने किसको खिलाया, मतलब डिलीशियस फूड से उसने सेटिस्फाई किसको किया ये बताना था। चलो जी, लेकिन यहां देखो, द मैन सेटिस्फाइड विद आवर एक्सप्लेनेशन, इस बार हमारी एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि मैन। अगर मैन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो मैन फिर सहमत कैसे करेगा? मान लो अगर आपने सेटिस्फाइड के बाद ऑब्जेक्ट लिखकर सही करना चाहा और सेटिस्फाइड देम कर दिया, तो फिर तो मैन करेगा ना, लेकिन एक्सप्लेन तो हम कर रहे हैं, आवर एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब इस बार ऑब्जेक्ट लिखकर सही नहीं कर सकते, यहां आपको इस सेटिस्फाइड को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल, और इससे पहले लिंकिंग वर्ब ही लिखनी पड़ेगी, और वो लिंकिंग वर्ब होगी जी गोट, ठीक है। वो लिंकिंग वर्ब गोट होगी, यानी कि वो सहमत हुआ हमारी एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। यहां हमने उसकी स्टेट को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। यहां आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते थे क्योंकि एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। खैर, ये तीनों सेंटेंस हुए जी। चलिए जी, तो यानी कि मेन वर्ब की 2/3 फॉर्म होती है,
पहली थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, तो सेकंड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है। कहाँ मेन वर्ब कहाँ पास्ट पार्टिसिपल आएगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो जी, एक मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज ए थ्रेटन, इट इज ए थ्रेटन स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स। मान लो हमने ये सेंटेंस लिखा जी, तो इट इज ए थ्रेटन स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखो क्या कहा गया है, इट इज ए थ्रेटन स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। इट यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है, इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है, और इसका आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्पीसीज है, स्पीसीज यहां पर नाउन है, तो इट इज ए क्या स्पीसीज। अब व्हाट काइंड ऑफ स्पीसीज ये बताने के लिए थ्रेटन स्पीसीज, तो थ्रेटन यहां पर क्या होना चाहिए जी, एडजेक्टिव होना चाहिए जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्पीसीज को डिस्क्राइब कर रहा है। अब कुछ आप समझ रहे होंगे कि थ्रेटन यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एज एन एडजेक्टिव यहां ट्रीट की जा रही है, और ये सेंटेंस सही हो रहा है। लेकिन मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो थ्रेटन वर्ड है ना, इसको समझो, ये वर्ड होता है थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, ठीक है। एक वर्ड होता है जी, मैंने अभी कहा क्या होता है जी, एक वर्ड होता है थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, और ये थ्रेट कोई वर्ब नहीं होती, थ्रेट क्या होता है जी, एक नाउन होता है। जैसे थ्रेट एक नाउन होता है, ऐसे होता है जी हाइट, ठीक है जी, हाइट होता है, ऐसे एक नाउन होता है जी लेंथ, ठीक है। और कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे स्वीट हो गया, और जी हार्ड हो गया, और जी वाइट हो गया, ठीक है। यानी कि हमने यहां 3 नाउन लिखे और 3 एडजेक्टिव लिखे। थ्रेट नाउन होता है, हाइट नाउन होता है, लेंथ नाउन होता है, स्वीट, हार्ड और वाइट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो हमने 6 वर्ड लिखे हैं, या तो ये नाउन है और या फिर ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी। ये कोई वर्ब नहीं है, यानी कोई एक्शन नहीं है, ये नाउन या एडजेक्टिव है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि हमें इनकी मतलब यदि हमें नाउन या एडजेक्टिव को एक्शन में बदलना हो, मतलब यदि हमें इन नाउन या एडजेक्टिव को वर्ब बनाना हो, तो इनके बाद en लगा देते हैं, मतलब en लगा देते हैं। जैसे थ्रेट का फिर क्या हो जाएगा, थ्रेटन, ठीक है जी। हाइट का क्या हो जाएगा, हाइटन, ठीक है जी। लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथन, और स्वीट का क्या हो जाएगा जी, स्वीटन, और हार्ड का क्या हो जाएगा जी, हार्डन, और वाइट का क्या हो जाएगा जी, वाइटन। तो ये जो हमने en लगाया है सफिक्स के रूप में, ये अब बन गई जी वर्ब। क्या बन गई, ये वर्ब बन गई जो एक्शन डिस्क्राइब कर रही है। जैसे वाइट का मतलब सफेद होता है, एक एडजेक्टिव होता है, कलर नेम, तो वाइट एक एडजेक्टिव होता है। अगर आप इसको वर्ब बनाओगे वाइटन, तो ये हो जाएगा सफेद करना, ठीक है। हार्ड का मतलब कठोर होता है, हार्डन हो जाएगा कठोर करना, ठीक है। तो ये हाइट हो गया, ठीक है ना, और लेंथ हो गया मतलब खींच देना, लंबा करना, ठीक है। थ्रेट होता है, खतरा ही होता है, मतलब धमकी देना वगैरह कुछ ऐसा, ठीक है। खैर, तो थ्रेटन, हाइटन, लेंथन, स्वीटन वगैरह, यानी जब हमें किसी नाउन या एडजेक्टिव को वर्ब बनाना है, तो उनके लास्ट में हमें क्या लगा देते हैं, en लगा देते हैं, और ये क्या बन जाती है, वर्ब बन जाती है। अब क्या होता है कि मोस्टली ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में एन या en लगा हो, मोस्टली ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में एन या en लगा हो, जैसे मान लो मैंने लिखा नोन, ठीक है जी, मैंने लिखा जी रिटिन, ठीक है जी, मैंने लिखा स्पोकन, मैंने लिखा ब्रोकन, ठीक है, और मैंने लिखा गिवन, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ब है, नोन, रिटिन, या स्पोकन, ब्रोकन, गिवन, ठीक है, इनके लास्ट में एन या en लगाया। ये वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म होती है, आपको पता है, जिन वर्ब के लास्ट में एन लगा होता है वो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, नोन, यू, नोन, तो ये थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये वर्ब होती है पहले से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिनके लास्ट में एन लगा होता है। लेकिन अब एक चीज देखो, थ्रेटन हुआ, हाइटन हुआ, लेंथन हुआ, स्वीटन हुआ, क्या ये भी थर्ड फॉर्म होगी, नहीं।
क्योंकि आपने नाउन और एडजेक्टिव को वर्ब बनाया है और ये वर्ब की बेस फॉर्म है। क्या है जी? वर्ब की बेस फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है ये। जब आपने नाउन या एडजेक्टिव को वर्ब बनाया है तो वो बेस फॉर्म बनी है, यानी फर्स्ट फॉर्म बनी है। अब एक चीज देखो, अब यहाँ स्पेसीज से पहले थ्रेटन आया, स्पेसीज नाउन था, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई चाहिए, तो थ्रेटन क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही तो हम पास्ट पार्टिसिपल मानकर एडजेक्टिव ट्रीट करते हैं, तो यहाँ थ्रेटन है। अब हमें अगर हमें बेस फॉर्म को थर्ड फॉर्म बनाना होता है तो ये सब रेगुलर होते हैं और इनके बाद में क्या लगा दो? ईडी लगा दो, तो क्या बन जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो इनके लास्ट में ईडी लगाते ही थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये रेगुलर फॉर्म है, इनके बाद ईडी लगाते ही थर्ड फॉर्म बन जाती है। थ्रेटन्ड हो गया, हाइटन्ड हो गया, लेंथेंड हो गया, ठीक है ना, स्वीटेंड हो गया, हार्डन्ड हो गया और वाइटेंड हो गया। अब यहां देखो, तो यहां थ्रेटन एक बेस फॉर्म है, लेकिन हमें एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव बनता है जी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? थ्रेटन, और ये सेंटेंस तब सही होगा। ठीक है, तो ये याद रखना कॉन्सेप्ट कि नाउन या एडजेक्टिव को जब हम वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो उनके लास्ट में en सफिक्स के रूप में लगा देते हैं, क्योंकि हमने वो नाउन और एडजेक्टिव की वर्ब बनाई है तो वो बेस फॉर्म होती है। फिर वो बेस फॉर्म होती है और उसको फिर हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें फिर ed कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ हमें जरूरत ही एडजेक्टिव की थी, तो थ्रेटन एक बेस फॉर्म है और इसमें हमने ed लगाकर एडजेक्टिव बना दिया, तो थ्रेटन हो गया जी। ठीक है, चलिए जी, इसी बेस पर एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो अच्छा सेंटेंस है काफी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि देखिएगा, ही हैज, मैंने लिखा ही हैज डैश हिज ग्रिप ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, भाई हमने लिखा ही हैज डैश हिज ग्रिप ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैं आपके लिए कुछ ऑप्शन यहां कर रहा हूं। जैसे मैंने मान लो एक ऑप्शन लिखा, पहला ऑप्शन है जी लूज्ड, सेकंड ऑप्शन है जी लूजन, थर्ड ऑप्शन है जी लोस्ट और फोर्थ ऑप्शन है जी लूजनड। खैर, लूजनड हो गया, देखिएगा लूज्ड हुआ, लूजन हुआ, लोस्ट और लूजन में हमने ईडी लगा दिया, लूजनड कर दिया। ठीक है, तो ही हैज डैश हिज ग्रिप ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इस सेंटेंस के लिए। ठीक है, जैसे अब एक चीज देखो, आप हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ क्या आती है जी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है जी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, चलो जी, खैर अब एक चीज देखो, यहां ये लूज्ड है। अब लूज्ड क्या होता है? ना तो लोस्ट होता और ना ही लूजन्ड वगैरह होता, यानी कि लूज्ड तो कोई थर्ड फॉर्म होती ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। लूज्ड तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। लूजन सबको पता है, लूज एडजेक्टिव होता है, उसमें एन लगाया तो बेस फॉर्म बना दिया। बेस फॉर्म की बात नहीं होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो अब यहां केवल दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लोस्ट सही है या फिर लूजन्ड सही है। चलिए जी, अब मैं और आपको इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी देता हूं। जैसे एक वर्ड होता है जी लूज, ये होता है जी एडजेक्टिव। तो लूज एक वर्ड है जो होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है नॉट फिट, मतलब जो ढीला ढाला होता है, जो फिट नहीं होता वो लूज होता है। ठीक है, ढीला होता है, और ये एडजेक्टिव होता है। जबकि एक वर्ड होता है लूज और ये होती है जी वर्ब, और लूज का वर्ब मतलब हमने देखा भी टू मिस, मतलब खो देना। ठीक है जी, तो लूज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट फिट, जो फिट नहीं होता वो लूज होता है, लूज एडजेक्टिव है। जबकि एक वर्ब होती है लूज, इसका मतलब होता है खो देना। और एक तीसरा वर्ड होता है जी लॉस, वो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जी डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है जी घाटा, हानि। तो लॉस एक नाउन है जिसका मतलब डेप्रिशिएशन है। हमें यहां नाउन नहीं चाहिए तो लॉस तो हटा दो। अब यहां आ जाओ, लूज एडजेक्टिव है और लॉस वर्ब है। ठीक है, अब हमें पता है जो लूज वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म लोस्ट होती है,
और थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है। ठीक है जी। अब जो लूज है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा, बेस फॉर्म है। उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फिर, उसकी थर्ड फॉर्म में मैंने कहा था एडी लगा दो तो लूजेंड हो गया। लूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मतलब लूजेंड हो जाएगी। लूज की बेस फॉर्म हमने बनाई लूजन, ईएन लगा दिया एडजेक्टिव के लास्ट में, वर्ब बन गई। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई जी लूजेंड। अब क्या है, लूज वर्ब का मतलब होता है जी खो देना। ठीक है, कोई चीज है हमारे पास, हमने वो खो दी तो वहां आएगी वर्ब लूज। लेकिन अगर कहीं मतलब नोट फिट की बात है, मतलब ढीला छोड़ दिया है, कैसे भी कंट्रोल मतलब छोड़ दिया, तो वहां लूज आएगा एडजेक्टिव, उसकी वर्ब आ जाएगी लूजन। अब यहाँ देखो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है। सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या है समझो। ही हैज डैश हिज ग्रिप ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर उसकी ग्रिप। तो हिज ग्रिप का मतलब क्या है, कोई चीज नहीं होती ग्रिप, ग्रिप का मतलब उसकी पकड़। तो पकड़ कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम खो देंगे। हम ये कह सकते हैं कि उसकी पकड़ पहले टाइट थी और फिर ढीली पड़ती जा रही है। तो यहां हमें यहां लूज एडजेक्टिव की बेस फॉर्म लूजन का फिर थर्ड फॉर्म चाहिए लूजनड, क्योंकि लोस्ट तो यहां हो ही नहीं सकता, खोने की तो कुछ बात नहीं है, यहां ढीले करने की बात है। तो हमने पहले तो लूज जो एडजेक्टिव था उसकी बेस फॉर्म एन लगाई और बाद में लगा दिया एडी। तो यहां लूजनड ऑप्शन बेस्ट होगा, क्योंकि यहां ढीला छोड़ने की बात है। समझ में आई बात। तो समझ रहे हो कि कुछ एडजेक्टिव और नाउन ऐसे होते हैं जिनकी बेस फॉर्म हम en लगाकर बनाते हैं, और फिर उसको हमें एडजेक्टिव या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, मतलब थर्ड फॉर्म ही तो एडजेक्टिव होता है पास्ट पार्टिसिपल, उसमें ed लगा देते हैं। ठीक है, खैर ये हो गया जी। अब एक चीज देखो, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, लास्ट कॉन्सेप्ट है जी, जैसे ही हैज ऑफर्ड स्वीटन कोकोनट लड्डूज टू हिज गेस्ट। ओके, टू हिज गेस्ट्स, मान लो ये कि he has offered sweetened coconut लड्डूज to his guest, मतलब उसने ऑफर किए, मतलब स्वीटन लड्डू मतलब मीठे जो कोकोनट के लड्डू थे अपने गेस्ट को। ठीक है, अब एक चीज देखो, सबको पता है यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब है, ऑफर्ड यहाँ मेन वर्ब है। क्या है जी, ऑफर्ड यहाँ मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब के बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है कोकोनट लड्डूज, और ये नाउन है कंपाउंड नाउन। कोकोनट लड्डूज दो वर्ड से मिलकर बनाई कंपाउंड नाउन है। तो ऑफर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है जी कोकोनट लड्डूज। व्हाट काइंड ऑफ लड्डूज ये बताने के लिए जो स्वीटन आया हुआ है जी, यहाँ ये एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है, क्योंकि ये कोकोनट लड्डूज को मॉडिफाई करेगा। तो अब एक चीज देखो, जो स्वीटन होता है ये तो एडजेक्टिव होता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी बताया जो स्वीटन है ये किससे बना है जी, जो स्वीटन बना है वो स्वीट से बना है। किससे बना है जी, स्वीट से बना है जी स्वीटन। अब जो स्वीट है वो एडजेक्टिव होता है, और स्वीटन उसकी बेस फॉर्म en लगाकर हमने क्या बना दिया, वर्ब। अगर इसकी थर्ड फॉर्म बनानी होती है तो फिर हम क्या करते हैं जी, स्वीटन्ड। ठीक है, तो स्वीट एडजेक्टिव होता है, उसकी बेस फॉर्म स्वीटन होती है और उसकी थर्ड फॉर्म स्वीटन्ड होती है। इसको हम एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो हमें पता है यहां स्वीटन नहीं होगा, यहां स्वीटन्ड होगा, क्योंकि हमने उसमें ईडी लगाकर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव बना लिया। लेकिन अब एक चीज और, एक और क्वेश्चन होता है कि जब हमें पता है, चलो स्वीटन्ड तो हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई और उसको पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव मतलब हमने बना दिया, लेकिन एक चीज देखो, यहां स्वीट पहले से ही एडजेक्टिव था तो स्वीटेंड क्यों किया भाई? स्वीट तो पहले से ही एडजेक्टिव था। अगर स्वीट पहले से एडजेक्टिव था तो यहां तो स्वीट भी तो आ सकता था, स्वीट कोकोनट लड्डूज। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल आ सकता था, तो यहां स्वीटेंड भी हो सकता है जी, और स्वीट भी हो सकता है, और ये दोनों एडजेक्टिव हैं। स्वीट भी एडजेक्टिव है, वो तो सबको पता है, स्वीट एडजेक्टिव होता है जो स्टेट बताता है, और स्वीटेंड भी एडजेक्टिव होता है जो हमने एक्शन को कन्वर्ट किया है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो अब मैं आपको बताऊं स्वीटेंड और स्वीट में क्या अंतर है। यहां स्वीट और स्वीटेंड, ठीक है ना, दोनों सही है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है फिर, तो मैं तुम्हें बता दूं। अभी बताया जो स्वीट है वो स्टेट बताता है, और ये पहले से एडजेक्टिव है, ये तो बताता है स्टेट।
जबकि हमने स्वीटेंड क्या किया, स्वीटन का स्वीटेंड बना दिया और ये हमने एक्शन का ही तो कन्वर्ट किया, क्योंकि जब हमने स्वीट का स्वीटन बनाया तो वो एक्शन रेफर करने लगा, तो ये एक्शन रेफर कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो पहले से ही स्टेट बता रहा हूं वो एडजेक्टिव, लेकिन अगर हमें किसी की स्टेट बनानी हो यानी कोई एक्शन करके उसमें चेंज करना हो तो वो एक्शन प्रोसेस हो जाएगी और उसको बोलते हैं मेड अप स्टेट, तो वहां फिर हमें स्वीटेंड का यूज करना होगा। एक बार और समझा दो अगर समझ नहीं आया। अगर मैं लिखूं यहां स्वीट कोकोनट लड्डूज तो वो पहले से मीठे हैं और उसकी हमें स्टेट बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्वीटेंड लिख रहा हूं तो इसका मतलब कोकोनट लड्डूज पहले से मीठे नहीं रहे थे, हमने कोई एक्शन किया, हमने कोई प्रोसेस किया, उसके बाद लड्डू मीठे हुए तो वहां वो स्वीटेंड के जरिए हुए, तो वहां स्वीटेंड कोकोनट लड्डूज आएगा। है दोनों सही। चलो थोड़ा सा मैं और इसको खोलकर बता दूं क्योंकि क्लियर होना चाहिए आप सभी के। देखिएगा, जैसे मान लो मैंने लिखा ए स्वीट मेडिसिन, भाई मैंने लिखा ए स्वीट मेडिसिन, या फिर मैंने एक लिखा ए स्वीटेंड मेडिसिन, तो इन दोनों में क्या अंतर है जरा समझो। ए स्वीट मेडिसिन का मतलब हमने मेडिसिन की स्टेट बताई कि वो मीठी है, मतलब जो मेडिसिन है कोई मीठी होगी, उसकी नेचुरल स्टेट वो मीठी होगी, ठीक है, वो स्टेट बता रहा है। लेकिन अगर मेडिसिन से पहले स्वीटेंड ले आऊं है तो ये भी सही, लेकिन स्वीटेंड लाने का मतलब है कि मेडिसिन पहले मीठी नहीं रही, उसको हमने कोई एक्शन प्रोसेस किया, उसके बाद उस मेडिसिन को स्वीट बनाया, तो वहां पर उस एक्शन के प्रोसेस के चलते वो मेडिसिन मीठी हुई, तो इसलिए हम कह सकते हैं फिर वहां स्वीटेंड मेडिसिन होगा। तो स्वीट और स्वीटेंड में ये अंतर है, जो एडजेक्टिव होते हैं वो स्टेट बताते हैं, और जब हम किसी एडजेक्टिव में बेस फॉर्म बनाकर उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनती है उसकी मेड अप स्टेट, यानी हमने कोई एक्शन किया उसके बाद वो एक्शन चेंज हुआ तो फिर वो क्या बनती है, फिर वो एडजेक्टिव बनता है, वो आपकी मेड अप स्टेट होती है। जैसे एक और मैं बता दूं, हमने कहा स्ट्रेट हेयर, हमने कहा स्ट्रेट हेयर और हमने कहा स्ट्रेटेंड हेयर, स्ट्रेटेंड हेयर, तो अब दोनों एडजेक्टिव है, स्ट्रेट भी एडजेक्टिव और स्ट्रेटेंड भी एडजेक्टिव है। स्ट्रेट हेयर का मतलब है किसी के बाल पहले से ही स्ट्रेट हैं, किसी के बाल पहले से ही स्ट्रेट हैं, और स्ट्रेटेंड का मतलब है कि किसी ने बाल को स्ट्रेट करवाया है। तो समझ गए आप कि नेचुरल मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें क्या अंतर है, और एडजेक्टिव से हम फिर जो एडजेक्टिव बनाते हैं उनमें क्या अंतर है। बस जो एडजेक्टिव है वो स्टेट बताते हैं, और जो फिर हम एडजेक्टिव की बेस फॉर्म बना के फिर उसको पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं वो मेड अप स्टेट होती है। सी समझ में आया, क्योंकि वो वर्ब बन जाते हैं, वो एक्शन बताता है मेड अप स्टेट, ठीक है। तो खैर यहां ये जो वर्ब का पार्ट 5 था वो बिल्कुल खत्म हुआ, कल ए था आज बी, यानी वर्ब का पार्ट 5 बिल्कुल खत्म हो गया, यानी वर्ब के मैं पार्ट 5 करा चुका हूं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 5 पार्ट करा चुका हूं। उसके अलावा भी राइज रेज में डिफरेंस, लाई ले में डिफरेंस और फॉल फैल में डिफरेंस, ठीक है। तो वर्ब एक बेहतर टॉपिक है, ग्रामर के सभी टॉपिकों में वर्ब से रिलेटेड हर चीज आती है। अगर किसी को वर्ब का ही नहीं पता होगा ना तो वो वॉइस कर पाएगा, ना नरेशन, ना कुछ भी कर पाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने वर्ब को डीपली करा रहा हूं और वर्ब के और भी पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है, बड़ा डीपली पढ़ाएंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत से पढ़िए, अपना नोट्स वगैरह तैयार करिए।